भारत माता की भारत माता की आकांक्षी जनपद एवं आकांक्षी विकासखंड के आज जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट काम किए हैं उन सबके आज इस समारोह में मंच पर आसीन हमारे राज्य के कृषि, कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण, ग्राम्य विकास एवं अनेक विभागों के मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, राजपुर विधानसभा देहरादून के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, रायपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम जी, सचिव नियोजन डॉक्टर श्रीधर बाबू आतंकी जी एवं सभी विभागों से आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, सभी जनपदों से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मातृशक्ति, उपस्थित हमारे पार्टी के श्री पूनम नौटियाल जी और अन्य महानुभाव, सभी विभागों के अधिकारीगण, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर आप सभी का मुख्य सहयोग सदन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और हम सभी के लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जनपद, आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख केपीआई की पूर्णता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हमारे राज्य के उधम सिंह नगर जनपद एवं हरिद्वार जनपद को पुरस्कृत किया गया है। वहीं गदरपुर, मोरी और स्यालदे विकास खंडों ने भी विभिन्न सूचकांकों में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त करके हमारे प्रदेश का नाम पूरे देश में ऊंचा किया है। मैं इस अवसर पर सम्मानित होने वाले सभी आकांक्षी जनपदों एवं विकासखंड के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को और उनकी पूरी टीम को हृदय से सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी एवं कुशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आज देश के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रभावी कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर लिए जा रहे हैं और इसी क्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2018 में आकांक्षी जनपद जिला कार्यक्रम, आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम की शुरुआत 2023 में और 2018 में आकांक्षी जनपद की गई थी, जिनके अंतर्गत देश भर में 112 जिलों और 500 विकास खंडों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वृहद स्तर पर देश के अंदर प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और वित्तीय समावेशन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार अभूतपूर्व से किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश में भी दुगड्डा, मोरी, गदरपुर, स्यालदे, बहादुराबाद और कपकोट को शामिल किया गया है और हमारी सरकार ने नीति आयोग के द्वारा चयनित इन सभी 6 विकास खंडों के साथ साथ राज्य के अन्य 9 जनपद को भी इस महत्वपूर्ण पहल से जोड़ने का कार्य किया है। और ये गर्व का विषय है कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जनपदों की रैंकिंग में हमारे हरिद्वार जनपद को वर्ष 2022 में देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ। वहीं विकास खंडों की श्रेणी में बागेश्वर के कपकोट को देश में 40वीं रैंकिंग प्राप्त हुई। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी
सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र के साथ राज्य के विकास और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयास भी कर रही है, निरंतर कार्य भी कर रही है। अनेक नवाचारों को भी हम अपना रहे हैं और व्यवहारिक रूप से जो दृष्टिकोण हमारी नीतियों में होना चाहिए, कार्यक्रमों में होना चाहिए, उन सभी को अपने कामों में भी लाया जा रहा है। जहां एक और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसे सभी प्रमुख क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023 में दिसंबर माह में यहीं देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया था और इस ग्लोबल समिट में हम सबके लिए एक बड़ा अच्छा अनुभव ये रहा कि जब कभी भी समिट होती थी तो समिट के बारे में एक धारणा बन गई थी कि समिट होती है, लोग आते हैं, एमओयू साइन करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ उतरता नहीं है। जब हम समिट कर रहे थे तो मैंने माननीय राज्यपाल महोदय से उनका परामर्श लेने के लिए मैं उनके पास गया था, तो उन्होंने कहा कि आपकी क्या अपेक्षा है। तो मैंने उनको कहा कि हम सोच रहे हैं कि 2-2.5 लाख करोड़ रुपए का एमओयू हो जाएगा। तो मेरा भी पहला अनुभव था, आप सबको तो पता है, जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में इस जिम्मेदारी पर आया तो बहुत अनुभव नहीं था मेरे पास। कभी गणेश जोशी जी की तरह मंत्रिपरिषद में भी नहीं रहा था मैं। तो मैंने ऐसे ही कहा उनसे, मैंने कहा 2-2.5 लाख करोड़ का हो जाएगा जी, तो बहुत हो जाएगा। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ 2-2.5 लाख करोड़ हो जाए तो अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हमने प्रत्येक बड़े शहर में देश के और दुनिया के भी कुछ शहरों में, और मुझे पहली बार लंदन भी जाने का अवसर मिला इसमें, पहली बार ही दुबई भी गया, पहली बार मैं अबू धाबी भी गया। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिसमें मैं पहली बार गया और ये मेरे साथ बड़ा संयोग भी है कि सब पहली बार ही होता है। तो हमने पहली बार तो प्रधानमंत्री जी आए हमारे 8 और 9 तारीख को हमने यहाँ इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया और जिस शहर में हम जा रहे थे एक अच्छा अनुभव ये हो रहा था कि कहीं 15,000, कहीं 20,000 करोड़ के, कहीं 25,000 के, कहीं 40,000 करोड़ के लगातार हमारे निवेशकों के साथ समझौतों पर, हमारे ज्ञापन पर समझौते होते जा रहे थे, हस्ताक्षर हो रहे थे। और ऐसा करते 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 लोग कहते थे कि जिस दिन समिट होती है उस दिन जो है सारे लोग एक साथ हस्ताक्षर करते हैं और फॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। सच बताऊं तो हमको कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं पड़ी और जिस दिन समिट का प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर शुभारंभ किया उस दिन तक हमारे 3,56,000 करोड़ के हमारे समझौतों के शेयर ज्ञापन हमारे संपन्न हो गए। चलिए जी, इतने से भी बात बनी नहीं। क्या है कि हमें बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, रोज परीक्षा है। आप लोग तो जो हमारे अधिकारीगण हैं वो पहले पढ़ाई लिखाई में परीक्षा देते हैं, फिर नौकरी मिल जाती है, सेवा मिल गई, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस या आईएफएस, जितने भी ये सब हमारी सेवा के विभिन्न वो होते हैं। क्यों सुंदरम साहब, आपको हंसी नहीं आ रही है? श्रीधर बाबू को हंसी आ रही है, मेरी बात समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप लोग जब परीक्षाओं में हो जाते हैं और सेवाएं मिल जाती हैं, जो भी जिस कैडर का है, मैं तो सभी, चाहे कोई भी कैडर हो, कोई भी सेवा हो, मेरा सबके प्रति बहुत सम्मान है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि काम कोई भी छोटा नहीं होता है। हर काम जो है
वो अपने आप में बहुत बड़ा उसका करने का तरीका, उसकी सोच का तरीका, उस पर निर्भर करता है कि वो काम कैसा है। तो आप लोगों का मैं कह रहा था कि उस दिन फिर कई लोग ऐसा मान लेते हैं जिस दिन सेवा शुरू हो गई, क्यों मेहरबान जी, ऐसे ही सेवा शुरू हो गई तो उस दिन मान लेते हैं कि अब काम हमारा खत्म हो गया, सरकारी सेवा हो गई और उसके बाद तो फिर जो है अब तो गाड़ी भी होनी है, बंगला भी मिलना है, सैलरी भी मिलनी है, और 60 साल की आयु के बाद पेंशन भी अच्छी खासी मिलनी है, उसको भी कई लोग खर्च नहीं कर पाते, काम खत्म हो गया। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र, ये सामाजिक क्षेत्र ऐसा है कि मैं तो जितने भी लोग ये मंच पर बैठे हैं इन सबसे बहुत छोटा हूं। अगर मैं आयु की बात करूंगा तो सविता कपूर जी के सामने तो हम लोग बच्चे हैं, अमित जी वगैरह शायद मेरे से बड़े ही होंगे इनके बेटे, या मेरे बराबर ही होंगे। गणेश जोशी जी भी कम से कम जब मैं पैदा हुआ था तो ये सेना में भर्ती हो गए थे। आगे हाँ, ये बात मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, मैं इनके साथ वहां गया लंचडाउन में, हमारे जो गढ़वाल राइफल का जो हमारा सेंटर है उसमें वहां कार्यक्रम हुआ, तब इन्होंने बताया कि 1975-76 में मैं जो है यहाँ भर्ती हो गया था, यहाँ पानी लेने वहां जाते थे। उमेश शर्मा काऊ जी मेरे बड़े भाई के रूप में गार्जियन का काम करते हैं। हमारे जो है खजान दास जी हमेशा जो है हमारा प्रोत्साहन करने के लिए, जरा सा भी कुछ होता है तो आ जाते हैं, कहते हैं नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा वैसा। इनको लगता होगा कि थोड़ा मैं हिम्मत बढ़ा के आता हूँ मुख्यमंत्री जी की, तो इसलिए हम लोगों को इस क्षेत्र में रोज परीक्षा देनी पड़ती है। तो यहां भी जब इन्वेस्टर सबमिट कर रहे थे तब परीक्षा, एक परीक्षा क्या 3,56,000 करोड़ के एमओयू हो गए। फिर जो हमारे जो मैं क्या कहूं उनको, जो हमारे उनको मैं कहता हूं उत्प्रेरक, कैटालिस्ट। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये विषय बदल गया कहीं। ये विषय नहीं बदला, ये विषय आप ही लोगों के लिए है। मैं इसकी चुनौतियां आप सबके सामने रख रहा हूं। तो 3,56,000 करोड़ के जब एमओयू हो गए तो लोगों ने कहना शुरू किया कि एमओयू तो हो जाते हैं लेकिन ग्राउंडिंग नहीं होती है, आप दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। तो हमने कहा ठीक है, ये परीक्षा भी देंगे। बड़ा अच्छा लगता है जब आपको बार बार चुनौती मिले और अब बार बार उस चुनौती को पार पाएं, बार बार चुनौती में और अच्छा करके दिखाएं। जैसे क्या है, वो तप तप के सोना क्या बनता है, कुंदन बनता है, उसकी चमक जो है और निखरती है। तो ये मौका भी हमको इसीलिए मिल रहा होगा, भगवान शायद यही इसीलिए यही पूरी तरह से आपको परीक्षाओं में पास करते करते वो उसकी कोई नियति होगी, कोई नियोजन होगा। तो मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि दिसंबर 2023 में ये हमारा समिट के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे और जुलाई 2025 में देश के गृह मंत्री जी ने आकर हमारी ग्राउंडिंग सेरेमनी में भाग लिया और हमारे 1,01,000 करोड़ की ग्राउंडिंग अभी तक पूरी हो चुकी है, जो अपने आप में एक 35% के लगभग का जो है ये ग्राउंडिंग अपने आप में बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन ये परीक्षा अभी हमारी चालू है, क्योंकि उत्तराखंड को देश का हमको श्रेष्ठ राज्य बनाना है, इसलिए रोज काम करना है। अब कंपटीशन किसी से नहीं है, चुनौतियां तो आती रहेंगी जाती रहेंगी। अब कंपटीशन हमारा अपने से है, स्वयं से, हम सबका राज्य के लिए स्वयं से कंपटीशन है, यानी कि रोज अच्छा काम करना है। आज जितना किया है उससे अच्छा कल उससे ज्यादा करना है। आज अगर 16 घंटे काम किया है तो कल भी 16 ही घंटे करना है, या 16 से 17 घंटे हो जाए, लेकिन वो 15 नहीं होना है। ऐसा मन में निश्चय करके हम लोगों ने काम को आगे बढ़ाया है। और कई सारी राज्य में जो सरलीकरण की बात मैं शुरू इनसे कहता था कि हमने हर चीज में कोशिश की है। आप ही सब लोग काम करने वाले हैं, आप ही सरकार की नीति और कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने वाले हैं। पहले यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए बहुत प्रकार की अलग अलग जगह से उसकी स्वीकृतियां लेनी पड़ती थी, उसको भी हमने आसान किया, उसका समाधान किया है कि लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और उसमें
उसको सरल करते हुए कि आप लोगों को अलग अलग जगह पर न जाना पड़े। इसके साथ ही हमने बहुत सारी नीतियां भी बनाई। जब हम इन्वेस्टर समिट कर रहे थे तो बहुत सारे हमने यहाँ के जो हमारे उद्योग जगत के लोग हैं, निवेशक हो सकते हैं या जिन्होंने निवेश के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में जिनका एक बड़ा अनुभव है, उनके साथ हमने मीटिंग करी और मीटिंग करने के बाद उनसे हमने सुझाव लिए। क्योंकि मैं जानता था कि जब भी हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, जब भी हम उद्योगों को लाने की बात करेंगे, तो जो भी यहाँ उद्योग लगाने आएगा वो यहाँ के लोगों से जरूर पहले जानकारी करेगा कि जो उद्योग लगे हुए हैं, एग्जिस्टिंग उद्योग, उनकी क्या स्थिति है। और अगर ये लोग यहां से अगर गलत रिपोर्ट दे देंगे, अरे भाई हमारा ही नहीं चल रहा है यहां, तो आप क्या करोगे लगा के, बाकी आपकी मर्जी। वैसे यहां पर बहुत दिक्कत है, इतना अगर ये लोग कह दें तो कोई नहीं आएगा। तो हमने इनको बुलाया, इनके सुझाव लिए और इन्होंने जो सुझाव दिए उसके आधार पर हमने 30 से अधिक नीतियां बनाई और बहुत सारी नीतियों को सरल किया, उनका शिथिलीकरण किया। उसका परिणाम हुआ कि लोग बड़ी संख्या में आए और जो हमारे लगे हुए उद्योग के लोग हैं उनका भी मैं बहुत आभारी हूं। उन्होंने भी उस इन्वेस्टर समिट में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा निवेश यहां पर करने के लिए उन्होंने भी हमारे साथ समझौते किए, जो 50,000 करोड़ से भी अधिक का था। इस 3,56,000 करोड़ में से लगभग 50-60 हजार करोड़ का निवेश का समझौता उन लोगों के साथ था जिनके ऑलरेडी पहले से राज्य के अंदर उद्योग चल रहे हैं। वो इस बात का प्रमाण था कि हमारी नीतियां, हमारी नीयत, हमारे कार्यक्रम, हमारा शासन प्रशासन ठीक दिशा में जा रहा है। सुधार की आवश्यकता हमेशा होती है, हम ये नहीं कहते कि सब कुछ सुधार हो गया। तो निश्चित रूप से इसके साथ ही हमारी सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए, पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। एक जनपद 2 उत्पाद योजना है या हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड है, उसकी भी लगातार मांग बढ़ रही है। उसमें भी अभी हमने कहा है कुछ चीज़ों पर, गणेश जोशी जी क्योंकि इनका एक लंबा अनुभव है, इनके मार्गदर्शन में हाउस ऑफ हिमालय एक ब्रांड आज इस्टेब्लिश हो गया है, लेकिन वो अनवरत रूप से चलता रहे, सस्टेन होता रहे, उसके लिए योजना बना के काम किया जाएगा। तो निश्चित रूप में ये भी आने वाले समय में हमारे राज्य में ब्रांड के साथ साथ बहुत सारे उत्पादों और बहुत सारे किसानों का, बहुत सारी महिलाओं का, युवाओं का, छोटे छोटे उत्पाद बनाने वालों के लिए बहुत बड़ा जरिया बन सकता है रोजगार का। एक गेम चेंजर हमारे लिए साबित हो सकता है। तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं और इसमें मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड को आज हमारी पहचान मिल रही है। इसके साथ ही हमने स्टेट मिलेट मिशन है, फार्म मशीनरी बैंक है, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, एरोमा मिशन, उसमें भी अभी हमने बहुत अच्छा काम किया है। आपको बताऊं एरोमा मिशन के बारे में भी, यहाँ हमारा सिलाकोई में बहुत बड़ा हमने परफ्यूम के क्षेत्र में एक नई योजना अभी शुरू की है। आने वाले समय में परफ्यूम का भी एक बड़ा काम हमारे राज्य से शुरू होने वाला है। आज ये सुगंधित पौधे, ये वनस्पतियां, ये सब मिला के हम 100 करोड़ रुपए तक का उत्पादन करते हैं या निर्यात करते हैं या लोगों को देते हैं। और हमने लक्ष्य रखा है आने वाले समय में ये उत्पाद हमारा हजारों करोड़ में जाए। कितने का लक्ष्य रखा है? एक 1300 करोड़ रुपए का, 1300 करोड़ का, 1300 करोड़ का हमने वार्षिक उसका लक्ष्य रखा है। अब कल इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो हमने राजस्व प्राप्ति में हमने कितना अभी तक लक्ष्य प्राप्त किया है, उसके लिए भी कल हम लोगों ने मीटिंग करी थी। और बीच बीच में जब जब हमको समीक्षा का समय मिलता है तो मैं कोशिश करता हूं कि इस प्रकार की समीक्षाएं करूं। उसमें भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं हमारे जिन क्षेत्रों में आज हम एक तरह से सैचुरेशन स्थिति में आ गए हैं, स्थायित्व आ गया है, लेकिन खर्चे हमारे कम नहीं हो रहे हैं, बजट हमारा बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमको जरूरत है, कैपिटल हमको पूंजी चाहिए, तो उसके लिए हमको नए नए मार्ग ढूंढने होंगे। तो उसमें एक मार्ग हमारा ये एरोमा का भी है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा काम किया है। आज देखिए उसके लिए हम लोग नई फिल्म नीति है, अभी होम स्टे, अभी मैं पलायन निवारण आयोग के साथ बैठा था, उनके साथ
उस पर भी हमने चर्चा की है कि लोग अब यहाँ बेड इन उत्तराखंड एक हमारी बड़ी गेम चेंजर योजना हो सकती है आने वाले समय में। अभी भी बहुत तेजी से लोग अपने मंगल कार्यों के लिए अब देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से, आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, कि उन्होंने मन की बात के कार्यक्रम में हमारी शीतकालीन यात्रा का भी जो है पूरी तरह से उसको पूरे देश और दुनिया के सामने ले गए। वहीं हमारे वेड इन उत्तराखंड की बात भी उन्होंने करी है कि अच्छे मंगल कार्यक्रमों करने के लिए आप सबसे भी मैं कहना चाहता हूं, लोगों को आप भी बात करते होंगे तो उनसे कहिए कि देवों के सबसे नजदीक का स्थान, भगवान के सबसे नजदीक का स्थान कोई है तो देवभूमि उत्तराखंड है। यहाँ आएंगे तो भगवान माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, शुभचिंतकों की शुभकामनाएं मिलेंगी, लेकिन साथ साथ मंगल कार्य में भगवान का आशीर्वाद भी उनको यहाँ मिलेगा। तो ये सब योजनाएं हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है और हम इसको बहुत बड़े स्तर पर कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि उत्तराखंड के साथ साथ 25 वर्ष अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य भी, जिनके यहाँ हमारे तुलना में खनिज संपदा, अन्य संपदाएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आज हमारा राज्य कई मामलों में बहुत आगे निकल गया। ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी एक विशिष्ट पहचान आज देश के अंदर बन रही है और देश की विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग्स में हमारे प्रदेश का शानदार प्रदर्शन इस बात को पुष्ट करता है। नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में देश में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ, जो हमारी सामूहिक प्रयासों और जन भागीदारी का परिणाम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा प्रदेश अचीवर श्रेणी में रहा है, स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी में। ये स्थान हमने प्राप्त करके ये साबित किया है कि उत्तराखंड अब निवेश और नवाचार के क्षेत्र का भी एक उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। प्रदेश की बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी लाकर हमने राष्ट्रीय औसत से अच्छा काम किया है। अपनी रोजगार देने के मामले में भी हम अच्छा काम कर रहे हैं और ये उपलब्धि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की हमारी जो प्रतिबद्धता है उसको भी प्रदर्शित करता है। भारत सरकार के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में भी उत्तराखंड को श्रेणी सी में देश में दूसरा स्थान मिला है, जो संसाधनों के पारदर्शी और सक्षम प्रबंधन का एक प्रमाण है। हाल ही में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में भी उत्तराखंड को अचीवर श्रेणी में स्थान मिला है, जिससे यह सिद्ध होता है कि हमारा राज्य तेज, सुविधाजनक और बेहतर संपर्क व्यवस्था का प्रतीक बन रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सर्वोत्तम निर्वाचन प्रथाओं के लिए मिला पुरस्कार उत्तराखंड की पारदर्शी निष्पक्ष निर्वाचन व्यवस्था को भी, उसकी प्रतिष्ठा को भी साबित करता है कि हम हर क्षेत्र में मेहनत से काम कर रहे हैं, पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। इस प्रकार राज्य की सिंगल विंडो सिस्टम को भी टॉप अचीवर श्रेणी में देश में पुरस्कृत किया गया। अभी हाल ही में जो है उद्योग मंत्रालय में ये दर्शाता है कि निवेशकों को एक क्लिक पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में भी उत्तराखंड देश में सर्वोत्तम है। पर्यटन के क्षेत्र में भी उत्तराखंड ने नई बुलंदियां छुई हैं। बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन के राष्ट्रीय पुरस्कारों ने देवभूमि को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने में बहुत अपनी भूमिका निभाई है। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2024 में हमारे 4 गांव जखोल, हर्सिल, सूफी और गुंजी, इसको भी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में भी उत्तराखंड को 1 to वाच पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कृषि और मत्स्य क्षेत्र में भी हमारा प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। साथ ही वर्ष 2024 में मत्स्य विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे हैं भी, मैंने ये बहुत संक्षिप्त में आप सबके सामने रखा है। यानी कि उत्तराखंड अब कई मामलों में देश के लिए एक उदाहरण बन रहा है। जो हमने बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए उनके बारे में मैंने यहां पर अभी उसका उल्लेख नहीं किया, चाहे वो यूसीसी
का लागू होना हो, चाहे वो नकल का कानून बनाना हो, चाहे वो दंगा रोकने का कानून बनाना हो, या अभी हाल ही में हमने जो मदरसा बोर्ड समाप्त करके शिक्षा में सुधार का जो कानून बनाया है, जिसमें हमने अन्य भी जो अल्पसंख्यक समाज के आने वाले लोग हैं उन सबको भी उसमें लाभ के लिए उसमें उनको भी सम्मिलित किया है। ऐसे अनेक कार्य किए हैं। मेरा मानना है कि जब नियत सही हो, इरादे नेक हो और संकल्प दृढ़ हो तो समाज के अंतिम खड़े छोर तक व्यक्ति को आसानी से योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकता है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग राज्य के 13 जनपदों में और 95 विकास खंडों में आकांक्षी कार्यक्रम की तर्ज पर परिणाम देने वाले KPI निर्धारित करके उनका समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करें। और हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में लगातार प्रयास कर रही है, लगातार योगदान कर रही है। उसमें आप सबका भी योगदान हो, राज्य के लिए भी और विकसित उत्तराखंड के लिए भी, विकसित भारत के लिए भी और हमारे आने वाले कर्णधारों के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी एक सुरक्षित, एक विकसित, आत्मनिर्भर, रोजगार संपन्न ऐसे उत्तराखंड की हम सब कल्पना करके उसके सृजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इसी अनुरोध के साथ पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए और जिनको आज पुरस्कार मिल रहा है उन सभी को फिर से बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आपके आशय